हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे और इसमें हम इस चैप्टर को कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कर चुके थे। तो आज हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें हम बात करेंगे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से इंटीग्रेटेड होगा और क्या फॉर्मूले हमारे पास टाइम के और हाफ लाइफ पीरियड के आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अगर मेरे पास सबसे पहले तो अगर हमें लिखना है रिएक्टेंट मैंने आर माना है और यहां से हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ अगर फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू द के एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और के यहाँ पर क्या था, रेट कांस्टेंट था। यहाँ पर मैं ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए मैं 1 लगाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो रेट में हम इंस्टेंटेनियस रेट लगाने वाले हैं, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा डी आर, है ना, अपॉन डी टी, ये तो आ जाएगा इजिकल टू के, ये माइनस का होगा रेट में और रिएक्टेंट के केस में, और ये हमारे पास है आर, किसी की पावर अगर 1 होती है तो वही रहेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मली केस में क्या करना है भाई, डी आर अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, ये हमने किया, और अपॉन इस आर को हम इस साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और के, और बेटा इसका क्या करेंगे, डी टी करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं बेटा क्या, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं डी एक्स अपॉन एक्स का करता हूँ तो बेटा होता है लॉग एक्स, है ना, ये होता है। अगर डी वाई अपॉन वाई का करता हूँ तो होता है लॉग वाई, ये आपको मालूम होगा लॉग में डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर डी टी का करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, टी आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बेटा लॉग नहीं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लॉग बेस ई, मतलब यहाँ पर हम लॉग बेस ई होता है, ये लॉग बेस 10 होता है, तो लॉग बेस ई यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एन, यानी लॉग बेस ई, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस लगाएंगे, और के, और बेटा इसका हो जाएगा टी, जो के टी हो जाएगा, और एक कांस्टेंट लगाते हैं बेटा कौन सा, सी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, बड़ी आसानी से आपने देखा, बड़ी आसानी से आप फर्स्ट रिएक्शन बना देंगे। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम नंबर दे रहे हैं 1। अब आपको क्या निकालना है, 2 कंडीशंस मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो आपको निकालना है इनिशियल पे, और एक किस कब पे निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, इनिशियल रेट के लिए। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया था, टी की जगह अगर 0 रख दूंगा, टी की जगह क्या रख दूं, 0 रख दूं बेटा, है ना। तो आर की जगह कंसंट्रेशन, आर की जगह क्या हो जाती है बेटा, आर नॉट हो जाती है, ये आपको मालूम था, इनिशियल कंसंट्रेशन है आर नॉट, है ना। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, T0 टाइम पर हमारे पास कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो आर नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड T2 टाइम, मतलब T2 टाइम मैंने कुछ भी मान लिया, 25 सेकंड मान लिया या समथिंग मान लिया, तो वहां पर कंसंट्रेशन हो जाती है आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टी की जगह 0 रख देता हूँ, तो पहले तो कंसंट्रेशन आर थी, लेकिन टी की जगह अगर 0 रख दूंगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में, है ना। पुटिंग द above values इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे, और हमारे पास रहेगा माइनस लॉग एन, है ना, ये r रहेगा हमारे पास, r की जगह हमने क्या रख दिया, r नॉट रख दिया बेटा, और इजिकल टू करेंगे k, और t की जगह क्या रख देंगे बेटा 0। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग एन r, यही तो हमने उस पार भी किया था। ठीक है, अब ये c की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं, ये c की वैल्यू रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब देखेंगे फिर से इक्वेशन 1 में ही रखेंगे हम लोग इसको, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पर हम c की वैल्यू रखने वाले हैं, हमारे पास लॉग इन r तो था ही, और यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, k, है ना, और t हम यहाँ पर t रखेंगे, और c की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस लॉग इन आर नॉट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें के या टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक है,
तो ये हमने इधर के लेके आएंगे तो ये बनेगा बेटा लॉग एन, या इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर के टी रहने दिया हमने, के टी रहने दिया है, ठीक है। और इसको उठा के इधर ले आए तो क्या हुआ हमारे पास लॉग एन आर नॉट माइनस, है ना, ये तो माइनस में था ही, इधर तो माइनस में था ही है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बस ये करना है। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो बेटा एक वैल्यू आपने पढ़ी होगी बड़े ध्यान से कि भैया लॉग, अगर मेरे पास लॉग m माइनस लॉग n होता है तो ये क्या हो जाता है लॉग m अपॉन n हो जाता है। तो यही हम करने वाले हैं। तो के टी इजिकल टू हमारे पास क्या होने वाला है लॉग एन आर और अपॉन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से हो जाएगा। और इस लॉग को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लॉग को चेंज करने, लॉग में चेंज करना जाएगा ना, लॉग बेस ही थोड़ी ना लगेगा। लॉग इन को अगर मुझे लॉग में चेंज करना है तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.303 से। ध्यान रखना लॉग बेस ई को, अगर लॉग बेस ई को किस में चेंज करें लॉग बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो वही चीज मैं करने वाला हूं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा के, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम करेंगे 2.303 और ये लॉग हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास बनेगा आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टी आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, बड़ी आसानी से फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला 80% क्वेश्चंस में आपके केमिकल काइनेटिक्स में लग रहा है, तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस तरीके से हमने किया ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अब हम निकाल रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो एक निकालते हैं इनिशियल के लिए और एक निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो आगे ध्यान रखते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, इधर हाफ लाइफ पीरियड निकाल देते हैं और ध्यान से यहाँ पर हम करेंगे। चलो भाई, यहाँ पर हम निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन का कितने समय में वो अपना आधा बचा। मान लो 10 ग्राम था, 10 ग्राम कोई रिएक्टेंट था, तो 5 ग्राम कितने समय में बचा, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, जितना उसे हाफ कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, टी की जगह रखने वाले हैं टी हाफ, ये रखने वाले हैं, और आर की जगह रखने वाले हैं बेटा, आर की जगह रखने वाले हैं हम आर नॉट बाय 2, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये हम रखेंगे वहाँ पर और वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, तो टी की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो के टी था, टी हाफ इधर ले लेता हूँ, हाफ इधर ले लेता हूँ, ये टी मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया, और 2.303 अपॉन क्या लिख दूँ, के लिख दूँ, क्योंकि के उधर ले गए। अब लॉग, और ये मेरे पास है बेटा आर नॉट, और ये है आर नॉट बाय 2, आर नॉट से आर नॉट कट गया, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, है ना। अब ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या करेंगे, टी हाफ इजिकल टू 2.303 अपॉन के, और ये लॉग 2 की वैल्यू हो जाएगी। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू होती है बेटा आपकी होती है 0.3010 और अपॉन के, तो टी हाफ यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा, टी हाफ के लिए फॉर्मूला ये हमारे पास निकल के आया है। बस एक जगह रखना है, टी की जगह 0 रखना है, आर की जगह आर नॉट रखना है। ये इक्वेशन, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में, जो टी हाफ वाली रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो मैं रखी है इक्वेशन नंबर 2 में रखी है, ठीक। अब ये हमारे पास हाफ फुल के लिए और ये हाफ के लिए आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखो, इसका टी हाफ किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन की कोई टर्म अब बकाया नहीं रही है, ना आर नॉट रहा है ना आर रहा है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे अगर हमें ये ग्राफ बनाना है तो क्या ग्राफ बनाएंगे हम, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये लगाएंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर x एक्सिस पे ये शो करेंगे, y पे ये शो करेंगे, तो ग्राफ नॉर्मली हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा t यानी टाइम है, और यहाँ पर है बेटा लॉग एन आर मैंने मान लिया, तो लॉग एन आर मान लिया, तो क्या बनेगा हमारे पास ग्राफ, कैसा बनेगा बेटा, निगेटिव है, देखो एक साइड निगेटिव है एक जगह पॉजिटिव है, तो ग्राफ मिलेगा
डाउनवर्ड्स, और डाउनवर्ड मिलेगा तो यहाँ पर ये स्लोप जो होगा वो कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। और कितना मिलने वाला है, तो बेटा m जो होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ पर मिलेगा -k। तो ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी ग्राफ अगर आपको ध्यान में रखना है तो उस तरीके से आपको y = mx + c बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ क्या बनेगा, तो अगर मैं इधर टाइम करूँ, है ना, इधर क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं हम टाइम यानी t½ और इधर कर देते हैं हम कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की कोई टर्म नहीं है तो ग्राफ बिल्कुल सीधा मिलेगा, यानी t½ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर करें तो ये हम t को इधर ले लेते हैं तो y = क्या बन जाएगा, t को इधर लेके तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर t लिख रहे हैं यहाँ पर तो t के लिखेंगे y और इधर को लिखेंगे y = mx + c। यहाँ से भी हमें ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक, तो ये हमारे पास ग्राफ रहा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसियस के लिए। गैसियस के लिए मैं आपको पहले ही बता रखा था, जब हमने रेट निकाला था तो वहां पर बच्चों निकाला था हमने क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन अगर गैस है तो क्या लगता है, प्रेशर अपॉन टाइम। तो उस प्रेशर गैसियस के केस में क्या होगा, तो सपोज कर लीजिएगा कि मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है, बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना, और ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा बड़ी आसानी से, जो फॉर्मूला आएगा वो बड़ी आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास है। जैसे पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते तो ये गैसियस है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसकी इनिशियल प्रेशर हम क्या मानेंगे, PI मानेंगे। और जब बेटा इनिशियल T0 टाइम पर जब गैस स्टार्ट ही नहीं हुई है, गैस बनना यहाँ पर और मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 0। अब ऐसा है जैसे हल्के हल्के क्या होगा बेटा, T2 टाइम पर मान लिया कोई भी 25 सेकंड बाद देख लिया या कुछ सेकंड बाद देख लिया, तो इसकी कंसंट्रेशन में कुछ ना, वो प्रेशर में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। तो मैंने माना इसमें X प्रेशर कम आया। क्यों आया वो देखें सबसे पहले। तो अगर मेरे पास एक कंटेनर में केवल A गैस थी, केवल A मॉलिक्यूल्स थे, कौन से थे, केवल बच्चों A मॉलिक्यूल्स थे, तो इस कंटेनर में प्रेशर किसके कारण होगा, केवल A के कारण होगा। इसीलिए यहाँ पर केवल A ही था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो B और C में डिकम्पोज नहीं हुई है, तो यहाँ पर प्रेशर किसके कारण था, केवल A के कारण, इसलिए केवल PI और इसके कारण प्रेशर 0, क्योंकि इस कंटेनर में यही थी। अब हल्के हल्के क्या हुआ, ये गैस कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, तो इसमें A के मॉलिक्यूल्स तो थे ही, कुछ किसके आ जाएंगे, जितनी ये टूटेगी मतलब उतनी वहां पर क्या बनेंगे, B भी बनेगा और C भी बनेगा, तो कुछ प्रेशर कम हुआ होगा। अब इस कंटेनर प्रेशर किसके कारण है, A के कारण तो था। अब A के मॉलिक्यूल्स जो हो गए वो क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि कुछ कन्वर्ट हो गए किसमें, B और C में, तो इसके कारण ही प्रेशर। अब इसमें मान लो 3 गैसें हैं, तो इस कंटेनर पे जो प्रेशर होगा वो तीनों कारण होगा। तो जितना ये यहाँ से प्रेशर कम हुआ है वो प्रेशर किसने ऑक्युपाई कर लिया है, यहाँ पर किसने, कौन देगा, ये देगा। तो जितना टूटा है उतना ही तो बनेगा, तो ये भी X बनेगा और ये भी X प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर PT निकालूं तो PT इस लाइन को आपने क्या करना है, बस जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा PI - X एंड +X एंड +X। तो यहाँ से हमारे पास एक X से X कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा PT = PI + X, और यहाँ से X की वैल्यू निकाल लो आप। X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी बेटा PT - PI। अब वो वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, बेटा देखो X की वैल्यू ये आ गई। अब ये मेरे पास जैसे हम कंसंट्रेशन में लगा लेते, अगर हम फॉर्मूला लगते थे T = 2.303 है ना अपॉन K log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल इनिशियल प्रेशर और अपॉन फाइनल प्रेशर, X की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ फाइनल प्रेशर जो हो जाएगा वो फाइनल अगर मैं देखूँ तो PI - X है, यहाँ पर वैल्यू लगाओ, कितना आ गया PI, और X की वैल्यू कितनी लगा देंगे, PT - ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस इस तरीके से, तो ये PI, ये -PT और ये +PI, तो ये कितना बना 2PI - PT, क्योंकि X की वैल्यू के साथ ही तो लगाऊंगा मैं यहाँ पर। अगर मेरे पास रिएक्टेंट हुआ करता था तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ करती थी T0 टाइम पर, और यहाँ पर होती थी फाइनल कंसंट्रेशन,
है ना, किसी भी टाइम पर। तो ये हमारे पास हुआ करता था। ये तो हमने फॉर्मूला लगाया है, तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर ये और फाइनल प्रेशर ये। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू लगा के ही फाइनल प्रेशर निकालना है। तो हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आपका आने वाला है T = 2.303 अपॉन K एंड log PI/2PI-PT। ये हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मली आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। तो गैसियस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, क्या करना है, पहले इनिशियल प्रेशर क्या था, PI था, उस टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो इसके कारण प्रेशर क्या होगा, 0। अब इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स B के आ गए, C के आ गए, तो उसके कारण कुछ A के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो कुछ प्रेशर कम हुआ होगा। तो मैंने माना X प्रेशर कम हुआ। X प्रेशर जब कम हुआ तो उतने ही तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे जितने यहाँ से टूटे हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो 2 बनना है, तो एक ये भी बना, एक ये बना हमारे पास X। अब PT निकाला हमने, तो PT को बेटा इन सब P टोटल कैसे निकालूंगा, इसमें 3 गैसें हैं, तो P टोटल सभी गैसेस का क्या लगाऊंगा, प्रेशर। तो A का कितना है, PI-X, इसका कितना है X, इसका कितना है X। तो यहाँ से हमारे पास PT की वैल्यू निकली PI+X, और यहाँ से X की वैल्यू निकाली और X की वैल्यू तुरंत पुट अप की हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आ गया वो आया 2π-PI-PT, और फॉर्मूले में लगा दिया। इनिशियल प्रेशर कंसंट्रेशन होता है तो इनिशियल प्रेशर लगा दिया, फाइनल प्रेशर होता है तो फाइनल प्रेशर लगा दिया। ये हमारे पास फॉर्मूला लाई हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है, कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, ये हमने की है। द इनिशियल प्रेशर हमने यहाँ PI माना है ना, प्रेशर A एंड PT इज द टोटल प्रेशर, PT जो है टोटल प्रेशर है, एंड PA प्लस PB पार्शियल प्रेशर है ना। तो ये हमारे पास आ गया PA प्लस P, वो मतलब A और C रिस्पेक्टिवली एट टाइम T पे। तो टोटल प्रेशर ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक, नेक्स्ट वन है गैसियस रिएक्टेंट के लिए था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड द रिप्रेजेंटेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले ध्यान रखो, हमें जो बनाना है, अगर मेरे पास रेट लॉ है, ठीक है, कभी आ जाए इस तरीके से क्वेश्चन, तो रेट लॉ आपको याद है। तो रेट लॉ हमने जो बताया था वो क्या बताया था बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया था। फिर हमने रेट इज इक्वल टू क्या लगाया था बताओ, K, और ये लगाया था R। अगर आपसे जीरो ऑर्डर के लिए पूछेगा हम यहाँ क्या लगाओगे, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में लगाना है आपको। तो अगर मेरे पास यहाँ पर है तो ये मेरे पास है क्या, ये तो बेटा कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की पावर कितनी रखी है, 0, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो और ये इधर की साइड क्या है बेटा, रेट। तो बेटा इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि ये तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका ग्राफ मिलेगा बिल्कुल सीधा। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा बेटा, देखा हम लोग को, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो रेट इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके लगाएंगे, R, और R की पावर कितना 1, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K और R की पावर, तो ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है, अगर किसी की पावर 1 है तो वही होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो हम लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर 1, और यहाँ लगाएंगे रेट, और ये हमारे पास दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ग्राफ मिलेगा इस तरीके का। अगर आपसे सेकंड ऑर्डर की पूछना है तो सेकंड ऑर्डर का भी ग्राफ बना देंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और कंसंट्रेशन की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी 2, सेकंड के लिए लगा रहे हैं हम ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वही ग्राफ बिल्कुल सेम, और यहाँ लिखेंगे हम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर कितनी 2, और यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, रेट। तो यहाँ पर भी ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। बस अंतर क्या आ रहा है, थर्ड ऑर्डर के पूछ ले कंसंट्रेशन 3 लगा दो, पावर 3 लगा दो उसकी, बस सीधी सी बात है। ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जिसको आप देखेंगे, किसी भी ऑर्डर का ग्राफ पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे। हो जाएगा क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे की तरफ जब चलते हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ये कहा गया था कि भैया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम अगर देखें टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक चीज आ रही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर मुझे टेम्परेचर क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये होता है बेटा रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। तो K, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी K की वैल्यू, रेट कांस्टेंट मतलब बेटा K की वैल्यू कब, जब कौन से टेम्परेचर पे, T+10 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पर हमारे पास रेट जो रहेगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट है ना K,
बेटा कौन से टेम्परेचर पे, टी पे। मान लो ये 25 है तो ये कितना होगा, 35 होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर इन, जो डिफर होगा वो कितने का होगा, अगर दो टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होगा कितने डिग्री सेल्सियस का होगा, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तो बिकम्स डबल। वो अभी हम आगे बात करेंगे वैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की आप डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन में ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू टेम्परेचर्स बाय, टू टेम्परेचर डिफर बाय कितने से होगा, टू टेम्परेचर डिफर है ना, डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों में कितने का अंतर होगा, 10 डिग्री का। अगर ये 25 है तो यहाँ पर कितना होगा, 35। 35 पे के की वैल्यू कुछ और आएगी और 25 पे के की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे का डबल हो जाता है। वो कोलिजन्स पे है, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखेंगे। अब हमारे पास आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ कांस्टेंट। अब ये आता है बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आप देखो तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तभी तो प्रोडक्ट बनाएंगे। बेटा अगर मेरे पास ए मॉलिक्यूल था तो ए मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, आपस में आएगा, पड़ोस में आएगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, या ऐसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखो, अगर मेरे पास ए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ए गैस थी उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे आपस में, बेटा टकराएंगे, टकराएंगे नहीं टकराएंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो बहुत सारे टकराएंगे, है ना, बहुत सारे टकराएंगे। तो उन्होंने कहा पूरे में ना देख के क्या करो, उसको एक पर यूनिट वॉल्यूम में देख लो, मतलब 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओ इस तरीके से, जिसकी हर एजेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। इसमें देखो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं पूरे में। तो इसी हिसाब से हमने पता कर लिया कि किसमें कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होते हैं वो करता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इन पर यूनिट टाइम। तो बेटा उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पर पूरे में अगर मैं आपसे कह दूं एक रूम है और वहां पर बहुत सारी भीड़ है, लोग आपस में टकरा रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं आप पूरे रूम में बताइए कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने लोग टकरा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये कोलिजन कितने आप गिन पाएंगे। तो इसलिए एक छोटे से कोने में आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर अगर इतने कोलिजन हो रहे हैं तो पूरे में इतने हो रहे होंगे। तो टोटल नंबर एक कोने में देख लिया, पर यूनिट वॉल्यूम में हमने देख लिया, पर यूनिट टाइम में देख लिया। तो नंबर ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड, बेटा देखो, इट इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, तो उसे बोलते हैं बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय Z। अब ये इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा मॉलिक्यूल तो टकराते हैं लेकिन सही ओरिएंटेशन से नहीं टकराते कभी कभी। तो जो सही टकरे से टकराएंगे उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, जिसके कारण प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जो नॉन इफेक्टिव है उसके कारण नहीं होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये मेरे हाथ जो मैंने मान लिया एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट अगर मुझे जैसे मान लीजिए मुझे ताली बजानी है ना, क्लैपिंग करनी है, तो मैं कोलिजन कैसे करूंगा, ये कोलिजन करूंगा तब ताली बजेगी, है ना, बजेगी। लेकिन अगर ऐसे कोलिजन करूंगा तो क्या ताली बजेगी, नहीं बजेगी। तो कोलिजन जो होना चाहिए, रिएक्टेंट का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। इन्हीं के कारण ताली बज रही है, इनके कारण ताली नहीं बज रही है, इसका मतलब जो इफेक्टिव कोलिजन है उन्हीं के कारण प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अदरवाइज नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बहुत सारे होंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से जिसके कारण प्रोडक्ट बनता है उन्हें हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो देखो, कोलिजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके कारण प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आर कॉल्ड बेटा इफेक्टिव कोलिजन। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप लगाएंगे F इंटू Z, ये हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और F जो है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स है, ठीक है, विच आर इफेक्टिव, ठीक, जिसके कारण हम यहां से आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, जिसके कारण प्रोडक्ट बनता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हमसे पूछे तो द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट टाइम में होते हैं। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अभी मैं ये सब चीज, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। पहले मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, हमेशा ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ में आपको क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और यहाँ पर एनर्जी, रिएक्शन प्रोसीड और एनर्जी के बीच में ग्राफ है। तो ग्राफ है क्या
सबसे पहले देखो, मैं कहूं कि हर किसी रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी होती है, जीरो तो नहीं होगी, है ना। अब देखो जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, तो इसकी भी कुछ एनर्जी है, क्योंकि अगर मैं इसमें आग लगाऊंगा तो इसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, तो एनर्जी कहाँ से निकल रही है, इसके अंदर ही से तो निकल रही है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, तो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी। अब जब रिएक्टेंट की, देखो बेटा यहाँ पर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी मैंने यहाँ पर मानी कि भाई यहाँ पर इतनी एनर्जी है इसकी, ठीक है, इतनी एनर्जी हमने ये मान ली, ठीक, कि भाई जीरो तो नहीं है, इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ है। अब हुआ क्या कि भैया प्रोडक्ट बनाना है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एनर्जी हो सकता है रिएक्टेंट से क्या हो, कम हो, और हो सकता है रिएक्टेंट से क्या हो, ज्यादा भी हो सकती है, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान रखें, सबसे पहले जो हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता रहे हैं उसमें देखेंगे कि ये एक हमारे पास जो ग्राफ है ये किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए, वो एंडोथर्मिक के लिए। अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट की मैंने एनर्जी, कुछ मैं यहाँ पर एनर्जी कर देता हूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैंने 100 मान ली किलो जूल, है ना, यहाँ पर मैंने 200 मान लिए, यहाँ पर हमने क्या मान ली 300 मान ली है, यहाँ पर हमने क्या मान ली 400 मान ली, और यहाँ पर हमने कितनी मान ली 500 मान ली, ठीक है, ये हमने एनर्जी मानी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 200, है ना, जूल मान ली या किलो जूल मान लीजिएगा। तो ये हमारे पास देखो बेटा, पहले जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर ध्यान रखना है, क्योंकि एकदम तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, पहले हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो आसानी से क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करें, कोलिजन्स करें, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, हमने कुछ एनर्जी दी और एक बार एनर्जी दी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी है इसकी, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। कुछ टाइम बाद बेटा एक समय तो ऐसा आएगा जब उस रिएक्टेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे, जो यहाँ पर बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद वो एनर्जी कम होना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और इतनी कम हो जाएगी कि रिएक्टेंट से भी एनर्जी उसकी कम हो गई। तो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर हमने 100 माना था, तो बेटा 100 किलो जूल एनर्जी कहाँ गई, तो बेटा वो बाहर निकल गई, क्योंकि रिएक्टेंट की थी बेटा 200 और प्रोडक्ट की कितनी आ रही है 100 आ रही है। तो आप बताओ ये एनर्जी डेल्टा एच अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, 100 माइनस कितनी 200, तो ये किसमें आ जाएगी -100 किलो जूल मान लीजिएगा। तो ये किसमें आ रही है बेटा, निगेटिव में, और निगेटिव किसमें होता है, एक्सोथर्मिक में। वो रिएक्शन जो हीट इवॉल्व करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो पीछे डेफिनेशन आने वाली है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच की जो स्टेट होती है ना, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी इट इज कॉल्ड बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये डेल्टा एच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बता दिया। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, टोटल रिएक्टेंट की अपने आप में पहले तो थी और कुछ एनर्जी हमने दी, तो टोटल एनर्जी को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जो रिएक्टेंट की थी और एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दो, तो ये बनती है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, 0 से लेके पूरी, क्योंकि रिएक्टेंट की पहले भी तो 200 किलो जूल थी, है ना, तो ऊपर करके हमने कर लिया, तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड, है ना, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास बना। अब यहाँ पर जो ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी होती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिएक्शन जो है वो ग्राफ जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब आप इसके बिहाफ पे बताइए, एक्सोथर्मिक है तो आप किसके बिहाफ पे बताइए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बिहाफ पे बताइए और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बिहाफ पे बताइए। ये यहाँ से जो आगे की तरफ प्रोसीड हुई है एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यहाँ से जो यहाँ तक नीचे आई है ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो हमसे पूछे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, जब ये ज्यादा होगी तब ये एक्सोथर्मिक का होगा, जब ये ज्यादा होगी बैकवर्ड वाली कम होगी इससे, सॉरी ये क्या होनी है, फिर हम क्या करेंगे इसको, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना कम होगी तब ये एक्सोथर्मिक का होगा। अब आप खुद देखो कि क्या होने वाला है,
तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर एनर्जी है 200 एंड 500। 500 में से 200 माइनस करो, कितना आ रहा है 300। 300 है ना, ये है एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 500 में से 100 माइनस करो क्योंकि यहाँ तक आई है, तो कितना आ रहा है 400। तो कौन सी एनर्जी आता है, बैकवर्ड रिएक्शन वाली। तो यहाँ पर ये वाला एमसीक्यू सही होगा। एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इन दिस केस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बता दिया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की और एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दो तो थ्रेशोल्ड बनती है हमारे पास। सेम ग्राफ, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी, लेकिन जब यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। अब इसकी एनर्जी क्या है बच्चों, इसकी एनर्जी ज्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी इसमें ज्यादा है। तो ये मान लिया मैंने 100 है, ये 0 है, ये 200 है, ये मैंने 300 मान ली, है ना, ये मैंने 400 मान ली, और यहाँ पर एनर्जी कितनी मान ली 500 मान ली। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले अगर मैंने ये किया है तो यहाँ पर रिएक्टेंट की 100 है और इसकी कितनी है 200 है। तो बताओ बेटा एनर्जी कहाँ गई, कुछ ना कुछ तो स्टोर की होगी इसने। तो अगर किसी रिएक्शन में मैं एनर्जी देता हूं तो वो रिएक्शन कैसे कहलाती है, एंडोथर्मिक। तो मैंने यहाँ पर बेटा हीट कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से इसने 200 किलो जूल कर ली। तो कैसे कर ली बेटा, इसलिए कर ली क्योंकि इसको एनर्जी कहीं से मिली है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एच निकालूं तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट पॉजिटिव में आएगी। प्रोडक्ट की है बेटा 200 और रिएक्टेंट की है 100 है, तो कितनी आ रही है 100 आ रही है। किलो जूल में चाहे तो किलो जूल में ले लें, जूल में चाहे तो जूल में ले लें, है ना। तो ये हमारे पास आ रही है डेल्टा एच, तो पॉजिटिव आ रही है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही चीज थ्रेशोल्ड एनर्जी ड्यूरिंग द पूरा रिएक्टेंट से लेके ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो एनर्जी होती है, मतलब रिएक्टेंट की पहले से कुछ एनर्जी होगी, ऐसा तो है नहीं जीरो होगी, और उसमें मैं एक्टिवेटेड एनर्जी ऐड करूंगा क्योंकि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर बेटा एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये यहाँ पर होगा। तो ये मेरे आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन सुनी थी, पढ़ाई थी, वो देखेंगे। तो वही तो लिखा है मैंने, है ना, ये देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट थी, वो कहलाता एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखें द स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स, द स्टेट ऑफ द पार्टिकल्स दैट इट इज इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसी के बीच में तो थी सबसे ज्यादा, इज कॉल्ड बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इज एन अनस्टेबल अरेंजमेंट। अनस्टेबल क्या होता है बेटा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा, है ना, ऑफ एटम्स, बिकॉज द हाई एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड, इसका लाइफ जो होती है बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो फटाफट ये एनर्जी को कम करते हुए क्या करेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास आया। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा मैंने पहले ही बताया था, रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दो तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रही हमारे पास। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक मिनट रुक जाइए, मैसेज कर दें। तो बेटा रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी की वो नीड होगी उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मैं एनर्जी दूंगा दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी बेटा, ये इज कॉल्ड बेटा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एंड द एवरेज एनर्जी, डेल्टा एच हमने बोला था, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, हेलो, अरे अब बैच ले रहे हैं, अभी ऑनलाइन चल रही है, ठीक है, ठीक।
The for fast reaction activation energy are low, whereas the slow reactions activation energy are high. स्लो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? हाई देनी पड़ेगी, और जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहीं ना कहीं स्लो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और वहां पर क्या होगा, जो हाई रिएक्शन होगी, है ना, वहां पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी। वो फास्ट होती है रिएक्शन, है ना, वहां पर थोड़े रिएक्टेंट जो होते हैं तेज होते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास आती है एरिनस इक्वेशन। अब एरिनस इक्वेशन क्या है? एरिनस इक्वेशन बेटा रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये एरिनस इक्वेशन है, दिस वन इज एरिनस इक्वेशन, और क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है भैया, के और टी के बीच में रिलेशनशिप, टेम्परेचर, ठीक है। तो वही लिखा है, इट रिलेट्स द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन द फॉलोइंग। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है, के इज इक्वल टू ए ई और माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, डिनोट अभी एक्टिवेशन एनर्जी थी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फैक्टर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए क्या है? एरिनस कांस्टेंट है, एंड के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है। ये सारी चीजें यहाँ पर एकदम लिख ली पड़ी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। तो लॉग के बिहाफ पे हम इसको करेंगे। तो एकदम हम केमिस्ट्री में लॉग नहीं लेते, लॉग बेस ई लेते हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, टेकिंग, है ना, ln log बेस ई ऑन बोथ साइड, ये हमने ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, log इन के इज इक्वल टू, बेटा ये मल्टीप्लाई में है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है log m, जो अगर ये हो जाए मेरे पास, पहले तो हम log ले रहे हैं, ठीक है, log इन a, है ना, ई अपॉन ये अपॉन आर टी। तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में आ जाएगा, लॉग एम इंटू एन, ये क्या हो जाता है, अगर हम देखें तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है बेटा। तो वही तो कर रहा हूँ मल्टीप्लाई वाले का। तो लॉग इन के इज इक्वल टू लॉग इन ए प्लस, और जो पावर होती है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो बाद में अभी करेंगे, लॉग इन, है ना, ई, ये हमारे पास आ गया, और माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, अगर मैं देखूं तो log m की पावर अगर n होती है तो n आगे आ जाता है, log m ऊपर आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो log इन k इज इक्वल टू log इन a और माइनस, बेटा क्योंकि माइनस का है तो माइनस पावर हो गई आगे, ये अपॉन आर टी एंड log इन ई, और log इन ई जो हो जाता है वो बेटा हो जाता है 1। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे log इन a, और यहाँ पर हम लिखेंगे ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे पास अभी इक्वेशन आई है जो हमने लॉग लगा के करा है, ठीक है। तो बड़े आसान था, बड़ी आसानी से हमने कर दिया। लॉग बेस ही जो होता है वो 1 हो जाता है, बाकी ये हमारे पास रहा। अब ये डिफरेंट 2 टेम्परेचर्स पे देखेंगे बेटा, ध्यान रखना। एक बार देखेंगे बेटा, तो किसके बीच में रिलेशनशिप था, के और टी के, तो यही चेंज होंगे, बाकी किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो, एट टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर्स पे देखेंगे बेटा, एट टेम्परेचर किस पे, T1 पे, तो ये हो जाएगा K1 इज इक्वल टू, वहां पर लगाने, सॉरी, है ना, तो हम यहां पर लगाने वाले हैं क्या, सिंपल log इन K1 इज इक्वल टू लॉग इन ए, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रेट कांस्टेंट उसके बीच में था, ई ए अपॉन आर T1, क्योंकि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में ही था। अब ये इक्वेशन हमने डाल दी कौन सी बेटा, ये हमने डाल दी सेकंड इक्वेशन, एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर अगर मैंने T2 कर दिया तो T2 पे क्या होगा, ये बेटा केवल K चेंज होगा, लॉग इन K2 लॉग इन A माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, 3 को माइनस कर दूंगा किस में से, 2 में से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो हमने लिया है वो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा अंतर रहता है, तो T2 ऑलवेज ग्रेटर, तो हम करेंगे 3 माइनस 2 को। तो ये हो जाएगा लॉग इन K2 माइनस लॉग इन K1 इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा log इन K2 माइनस log इन K1 इज इक्वल टू
है ना, क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे तो लॉग इन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टी टू, है ना, ये हमने कर दिया। माइनस किस में से करेंगे, ये सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग इन के टू और अपॉन माइनस क्या करेंगे, माइनस ये हमारे पास है ही ये अपॉन आर टी वन, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सिंपल केसेस में, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वही लगाने वाले हैं, वही लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाने वाले हैं, बस ध्यान से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे में देखिए हमारे पास क्या होता है भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो log m माइनस लॉग n इजिकल टू क्या होता है, log m अपॉन n। तो वही चीज लाई करूंगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log in k2 अपॉन k1 इजिकल टू, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log in a माइनस ये अपॉन आर टी टू, और इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस लॉग इन ए एंड माइनस ये प्लस का हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये ए अपॉन आर टी वन। अब यहाँ से प्लस का माइनस का प्लस का कट गया, तो ये क्या बचा, लॉग इन के टू अपॉन के वन इजिकल टू, बेटा ये क्या कर लूँ मैं इस साइड ले आऊँ, पॉजिटिव वाले को आगे रख लेते हैं, ये अपॉन आर टी वन, और माइनस वाले को पीछे रख लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी रख लो। अब यहाँ पर देखो एक चीज कॉमन आ रही है, ये अपॉन आर, ये अपॉन आर, तो हमने यहाँ पर ये अपॉन आर कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा वन अपॉन टी वन एंड वन अपॉन टी टू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल केस लगाना है, लॉग इन ई को, लॉग इन ई है ये, लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे लॉग इन ई नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू होती है लॉग बेस 10 की, तो 2.303 लॉग, देखो लॉग से लॉग ई से लॉग बेस 10 बन गया, तो ये करेंगे k2 अपॉन k1 ये अपॉन आर, यहाँ ले लो एलसीएम t1 अपॉन टी इंटू टी2, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास log k2 अपॉन k1 इजिकल टू ई एंड 2.303 r, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिनस इक्वेशन। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1, यहाँ ध्यान रखना है, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आएगा। अब हम बनाएंगे इसका क्या, ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे तब ध्यान रखो, पहले एक बार देख लो ध्यान से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपसे ये ग्राफ पूछा जाएगा तो किस तरीके से आप इस ग्राफ को लाई करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के लिए आगे देखते हैं, ठीक, आगे बढ़े बच्चों। ये है हमारे पास, तो ग्राफ के लिए एक बात ध्यान रखो, जब ग्राफ बनाएंगे तो एरिनस इक्वेशन तो याद होनी चाहिए हमें। तो एरिनस इक्वेशन क्या थी, अभी मैंने यहाँ पर पीछे लिखवाई थी, वो रफ हो चुकी है क्योंकि आगे स्लाइड बढ़ेगी नहीं। तो k इजिकल टू ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, ई ए क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या था, गैस कांस्टेंट, टी क्या था, टेम्परेचर, ई क्या था, एक्सपोनेंशियल, ए क्या था, एरिनस कांस्टेंट, के क्या था, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब मैंने लॉग इन लिया था बेटा, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जब लॉग इन लिया था, लॉग इन के इजिकल टू क्या आया था, लॉग इन ए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, माइनस ये अपॉन आर टी वन टी आई, यही तो आया था। तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, तो y इजिकल टू क्या बनाएंगे, ये तो हमारे पास c एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर आ जाए। लॉग इन के माइनस ई ए, और आपको मालूम है कि ये एरिनस इक्वेशन केवल रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में होती है बेटा, ध्यान रखना है। और ये मेरे पास आ गया प्लस लॉग इन ए, इससे तो कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा बेटा, एक जगह तो माइनस आ रहा है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या और बढ़िया और सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, लॉग इन के ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी, बताओ कोई दिक्कत, माइनस तो है ही, ये तो बेटा कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो x पे ये शो करूंगा, y पे ये शो करूंगा, बाकी हमारे पास ये आ जाएगा। तो और लेकिन माइनस का, माइनस में क्या होता है, ग्राफ कैसे, सीधा नीचे की तरफ, है ना, सीधा नीचे की तरफ। और ये आया क्या, इधर क्या करूंगा मैं शो, देखो y एक्सिस पे क्या शो करूंगा, लॉग इन के, और इधर क्या शो करूंगा बेटा, x एक्सिस पे 1 अपॉन टी, और यहाँ पर हमें स्लोप क्या मिलेगा,
दिस वन इज द स्लोप, क्योंकि m स्लोप होता है, तो स्लोप हमारे पास ये मिल गया। अगर आप लॉग की वैल्यू को अगर चेंज करेंगे, लॉग इन की वैल्यू को लॉग में चेंज करेंगे तो स्लोप अलग आएगा, है ना। तो बस एक चीज और आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ पर 2.303 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉग लेना पड़ेगा फिर। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ भी बन गया, सारी काम हो गए, खत्म हो गया काम। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब अभी क्या करने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे, 1 मिनट का थोड़ा सा चलें बेटा देखें। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो हम अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखा है इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम अलोंग साइड विद 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन। तो अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ ग्राफ है, देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा कोलिजन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें, अगर मेरे पास टेम्परेचर जो लो है वो ये है, पहले तो देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर लो था तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन, हमने बताया था कि एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये, लेकिन एंड दी एंड यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो इतने कर रहे हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हुई, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, रिएक्टिव थे, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, लो हुई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या किया, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद यहाँ पर जो ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग इसके डबल हो चुके हैं, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे थे। हाई टेम्परेचर पर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो डबल हो जाते हैं, दैट्स व्हाई द रिएक्शन बिकम, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो देखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। अगर मैं किसी गैस में एनर्जी कम करूं, है ना, किसी गैस मॉलिक्यूल में अगर मैं टेम्परेचर कम दूंगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कोलिजन्स कम होंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे इसी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स ऑलमोस्ट डबल, लीडिंग टू ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, बार बार मैं बोलते हुए आ रहा हूं, डबल हो जाता है, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक। नेक्स्ट वन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कैटलिस्ट में बेटा एक बात ध्यान रखो, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो ये वाला जो चीज है, ये मेरे पास ये जो ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी देखो कहां से कहां तक की है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद आउट कैटलिस्ट है, और ये विद कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट जब हम मिलाते हैं किसी रिएक्शन में तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो छोटा सा आंसर, अ कैटलिस्ट इन अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज टू एंड ऑफ द रिएक्शन। तो और ये क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, इसलिए जल्दी हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो रिएक्शन बड़ी जल्दी। लंबे रास्ते से जाओगे तो देर में पहुंचोगे, छोटे रास्ते जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। छोटे रास्ता क्या कि भैया जब कैटलिस्ट मिलाया तो एक्टिवेशन एनर्जी उसने क्या कर दी, कम कर दी, रास्ते को कम कर दिया, और यहाँ पर रास्ता बड़ा है विदाउट कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास था, ठीक है। तो रेट ऑफ, हमसे पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों हो जाता है इंक्रीज, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अब ये एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी इंटेक्स और कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों बाय, है ना, नमस्कार, मिलते हैं बाद में, ठीक है।